हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और हम करने वाले हैं इसकी रिवीजन का सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने बोला था, बुक की पीडीएफ से एक एक लाइन से आपको सब कुछ समझाऊंगा। केस स्टडी वाले क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और आपको असर्शन और रीजन का अगर सही आंसर करना है तो बुक पढ़ी हुई होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बुक के साथ बना रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल फाइनल वीडियो रहे। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो दो वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मैं बता दूं फर्स्ट पार्ट इसका मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो नहीं देखा तो वो जाकर देखना, और अगर बहुत पहले देखा है तो अभी दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, चीज़ें रिकैप हो जाएगी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका आंसर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो रिवीजन वीडियो दोबारा जाकर देख कर आना। क्योंकि मेन मोटिव समझाना है, अगर समझ आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो रिवीजन वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी आपको। ओके, चलो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, विद नोट्स कर चुका हूं, इसके एमसीक्यू कर चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुका हूं, और इसी के नहीं एसएसटी के हर चैप्टर का कर चुका हूं। साइंस के भी बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू मैं बना चुका हूं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इनको नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो, पीवाईक्यूज एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए हो, तो सीधा गूगल पर जाके लिखो मेन पॉइंट स्टडी, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। गूगल पर जाके लिखना है मेन पॉइंट स्टडी, तो वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी। आप वहाँ से एमसीक्यू डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करो, जो आपको डाउनलोड करना है वो आप कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट मैं आपको बता दूं, फाइनल रिवीजन के लिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मान लो वहाँ पर आपने एमसीक्यू क्वेश्चन कर भी लिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको समझ नहीं आता, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जो मैंने लिखा एग्जैक्ट एक एक लाइन एमसीक्यू की वही आ जाए, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ये तो हमने करा ही नहीं। तो इसके लिए ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल तो अगर कल परसों ही एग्जाम है तो एमसीक्यू की वीडियो देख लो, वो इनफ है। ओके, चलो जी, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा रेवोल्यूशनरी तक बता चुका था, हमने गिसेपे मजीने के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे जो अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट टेक। मेन पॉइंट स्टडी पर तो आप वीडियो देख रहे हो, मेन पॉइंट टेक हो गया अर्निंग से रिलेटेड चैनल है, वो कि कैसे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, और मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, ठीक है, यूनिक वर्ल्ड हो गया, और मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप चाहो तो उन सबको सब्सक्राइब कर सकते हो, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, सो एज ऑफ रेवोल्यूशन, बेसिकली हम है ना रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ चुके थे। हमें समझ आ चुका था कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है, वो रेवोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं किसके लिए? नेशन स्टेट बनाने के लिए, प्रेस की फ्रीडम के लिए, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, उनकी कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डिमांड थी उसके लिए, ठीक है, वो नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। ओके, चलो अब पहले तो मैं 2-3 जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उनके नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं पिन कर दूंगा अपना आंसर, ठीक है, और मिलाना कि आपके आंसर जो है मेरे आंसर से मैच करते हैं नहीं करते। एक एक वर्ड का ही क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है मेरे को कि जो 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, उससे पहले फ्रांस का किंग कौन था? क्या वहाँ पर मोनार्की थी? क्या वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था? क्या था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली का पहले नाम क्या था? ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि नेपोलियन जो था वो जिस बैटल में हारा था, उस बैटल का नाम क्या था जिसमें उसने बिल्कुल रूल ख़त्म हो गया था उसका फ्रांस से, वो आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो गिसेपे मजीनी के बारे में हमें समझ आ चुका था। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी है ना जो है वो रेवोल्यूशन वगैरह करने लग गए थे। ओके, जैसे कि और ज़्यादातर रेवोल्यूशन है ना उन्होंने 1830 से लेकर 1848 तक करे थे। ज़्यादातर जो रेवोल्यूशन था 1830 टू 1848 के अंदर ही हुआ था, 1834 के अंदर ही हुआ था। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ और कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए थे। बट पहले तो मैं बता दूं कि लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी यूरोप के लोगों में, चाहे वो इटालियन हो, चाहे जर्मन स्पीकिंग हो, ऑटोमन एम्पायर हो, आयरलैंड, पोलैंड, इन सब लोगों में धीरे धीरे नेशन स्टेट की, या मैं कहूँ लिबरल नेशनलिस्ट की फीलिंग जो थी बढ़ती जा रही थी। और इसमें मिडिल क्लास लोग ही थे, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास ही थे, ठीक है, जिसमें से टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ठीक है, स्कूल क्लर्क वगैरह हो गए, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास हो गए, मतलब ज़्यादातर जो लोग थे ना मिडिल क्लास के, वही इस लिबरल नेशनलिस्ट के मूवमेंट में शामिल थे और वही चाहते थे कि नेशन स्टेट बने। ओके, अब होता क्या है कि 1830 में रेवोल्यूशन होता है। कौन सा रेवोल्यूशन होता है? ये कहाँ होता है? फ्रांस के अंदर होता है, जुलाई के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि बर्बन डायनेस्टी का रूल दोबारा से स्टार्ट हो गया था 1815 में अपने फ्रांस के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि लोगों ने, क्योंकि जो बर्बन किंग था मैंने आपको बताया था वो बंदा ख़राब था। क्यों? क्योंकि सेंसरशिप लगा रखी थी, कोई के बारे में बोल नहीं सकता था, प्रेस उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती थी, और यही गुस्सा था लोगों के मन में, ठीक है। क्योंकि हमारे लिबरल नेशनलिस्ट तो क्या चाहते थे? प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ भी बोल सको,
बट हमारा बर्बन किंग ये नहीं चाहता था। इसी वजह से लोगों ने हमारे बर्बन किंग के खिलाफ जो था वो रिवोल्ट वगैरह कर दिया और 1830 के अंदर अंदर जुलाई में रेवोल्यूशन किया और हमारे किंग को हटना पड़ा, ओवरथ्रो कर दिया उसको लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने। और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। ये देखो, जैसे मैंने आपको याद है ना, मैंने इससे बताया था कि अब 1830s है, 1830s में हमारे कहाँ पर, हमारे फ्रांस के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और एक मोनार्की यानी एक लीडर भी होगा। और लीडर बनाया गया किसको? लुई फिलिप को। ये देखो लिखा है ना, लुई फिलिप को बनाया गया लीडर। और एक बंदा, ठीक है, दोबारा से मैंने बोला था ना एक पर्सन जो था वो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। उसने फिर से एक बात बोली, उसने बोला कि व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। इसका क्या मतलब है? उसने ये बोला कि जब फ्रांस में कोई छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ड्यूक मेटरनिक था, चांसलर था वो ऑस्ट्रिया का। उस बंदे ने ये बोला कि अब देखो, फ्रांस के अंदर हमने एक बर्बन किंग को बिठाया था, फ्रांस का ही बर्बन किंग था जो पुराना चल रहा था, डायनेस्टी थी हमारी उसकी, उसको बिठाया था। उस बंदे को लोगों ने हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आ गए। अब देखना पूरे यूरोप में ऐसा ही होगा, पूरे यूरोप में लोग रेवोल्यूशन वगैरह करेंगे और अपने किंग वगैरह के रूल को हटाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और हुआ भी ऐसे ही। मैं आपको बता दूं, जुलाई रेवोल्यूशन के बाद है ना, ब्रुसेल्स में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और बेल्जियम को अलग करवा दिया गया। लोगों ने अलग करवाया रेवोल्यूशन करके किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जो बेल्जियम है वो इंडिपेंडेंट हो गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बेल्जियम जो है था वो किसके इन्फ्लुएंस में, ठीक है, किसके रेवोल्यूशन से एक तरह से उनमें आग भड़की नेशनलिज्म की और उन्हें यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गए वो। तो याद रखना, जुलाई रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल था। ये भी आ सकता है किससे अलग हुए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हुए, ठीक है। ये तो पहला रेवोल्यूशन था जो 1830s में हुआ। और एक दूसरा और रेवोल्यूशन था, दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर होता था। अब ऑटोमन एम्पायर क्या है? ये एक मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर, ये यूरोप के अंदर ही था और ज़्यादातर कंट्रीज़ है ना पे रूल करके रखता था ऑटोमन एम्पायर। तो एक ग्रीस था, ग्रीक या यूनान जिसे आप हिंदी में कह सकते हो, तो वो है ना ऑटोमन एम्पायर का, ये रहा मान लो ये ग्रीस है, ठीक है। वो ऑटोमन एम्पायर का, पूरे एम्पायर में से एक छोटा सा पार्ट था उसका, ग्रीस का, और वो 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। बट 1821 के अंदर हमारे ग्रीक लोगों में भी एक तरह से नेशनलिस्ट की फीलिंग जागने लगी और उन्होंने भी सोचा कि यार हमारा तो कल्चर अलग है ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि वो मुस्लिम एम्पायर था और वो ग्रीक एम्पायर था। मैंने बताया ना, ऑटोमन एम्पायर जो मुस्लिम एम्पायर था। तो उन्होंने बोला कि यार हमको भी नेशनलिस्ट की फीलिंग जगानी पड़ेगी, हमें भी अपना नेशन स्टेट बनाना पड़ेगा और ऑटोमन एम्पायर से अलग होना पड़ेगा। और हुआ भी यही। लोगों ने क्या किया था, रेवोल्यूशन वगैरह करना शुरू कर दिया। आप एक बात सोच रहे होगे, सर टॉपिक का नाम तो 1830s है, तो यहाँ पर हम 1821 क्यों लिखा हुआ है, 1821 के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, बट एंड में जाके मैं आपको बता दूं एक पर्सन थे, और मैं आपको बता दूं बहुत सारे जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना, नेशनलिस्ट की फीलिंग जगाने के लिए पता है क्या बोला, कि जो हमारा ग्रीस है ना वो क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन है। क्रेडल समझते हो आप? बच्चे का पालना देखा है आपने? तो हमारा जो एक तरह से क्रेडल है पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन में, हमारी जो सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी और सबसे अच्छी है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, ये मुस्लिम एम्पायर जो है हमारा, उससे अलग हो जाना चाहिए और अपनी एक अलग नेशन बनाना चाहिए। ओके। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन करके, उन्होंने ऑर्गेनाइज फंड भी इकट्ठा करने की कोशिश करी लड़ाई के लिए, ऑटोमन एम्पायर से लड़ाई के लिए, बट उनकी मृत्यु हो गई 1824 में। फीवर हो गया उन्हें, ठीक है। फीवर से उनके बहुत डर लगता है कोरोना वायरस से अब तो 1824 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और फाइनली बट ऐसा भी नहीं है कि उनके मरने के बाद जो था वो रेवोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है और ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो चुका था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। ओके। याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किससे रिलेटेड था? पोल नहीं है, पल है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किससे रिलेटेड था? ग्रीस के इंडिपेंडेंस से। कब साइन हुआ? 1832 में। बच्चे क्या करते हैं, ज़ोल्वरीन में और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में कंफ्यूज जाते हैं। देखो, ज़ोल्वरीन जो था वो 1834 में बना था प्रूशिया के इनिशिएटिव से, और जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ये ग्रीस की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है 1832 में। ओके, चलो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया हो। तो 2 रेवोल्यूशन आई होप क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब ये जो रोमांटिक वर्ड आप सुन रहे हो ना, ये वही वाला रोमांटिक है, बट इसमें किसी पर्सन के साथ रोमांस को नहीं दिखाया गया, इसमें दिखाया गया है एक देश के लिए रोमांटिक फीलिंग दिखाई गई है, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को है ना लग रहा था कि आप है ना लोगों में मतलब जो पोएट वगैरह थे, आर्टिस्ट वगैरह थे, वो ये कह रहे थे कि आप ये मत सोचो कि आपकी आर्मी छोटी है या बड़ी है, क्या हम राजा के खिलाफ लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। आप है ना साइंस पे और ये फिक्शन पे इस पे मत जाओ, आप लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाओ। जब लोगों में रोमांटिक फीलिंग जागेगी अपने कल्चर के लिए, ठीक है, अपने पोएट्स के लिए, अपने धरती के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, तो वो खुद रहे। देख मैं आपको बता दूं, पता है जो अंग्रेज थे वो हमारे पे रूल क्यों करके चले गए? आप देखोगे ना उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, बट फिर भी वो हमारे इतने बड़े नेशन पे रूल करके चले गए। पता है रीज़न क्या था? क्योंकि हमें अपने कल्चर पे प्राउड नहीं था उस समय। हमें लग रहा था यार ये अंग्रेज चले गए तो हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो पत्ते पहन के घूमेंगे। बट ऐसा नहीं था। फिर जब लोगों ने धीरे 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 नेशनलिस्ट की फीलिंग जगाई और ये बताया कि हमारा कल्चर जो है, सिविलाइजेशन जो है, इनसे बहुत पुरानी है। जब ये जो ब्रिटेन वाले जब पत्ते पहनते थे तो हम अपने सिविलाइजेशन बना रहे थे, तो ये बताया गया। तब लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग जागी कि हाँ यार हम भी कुछ हैं। तब जाके हमने रिवोल्ट वगैरह करना स्टार्ट किया, है ना। तो यही बता रखा है कि लोगों में क्या है कि आप नेशनलिस्ट फीलिंग जगाओ। कैसे? आर्ट से, पोएट्री से, स्टोरी से, म्यूज़िक से, ठीक है। जैसे हमने भी किया था वंदे मातरम का वो जो गुणगान वगैरह किया था, यहाँ जब हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुत से वंदे मातरम हो गई, सारे जहाँ से अच्छा हो गया, अपना नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें जो थी हमको साथ में लेकर आई, ठीक है। हम भी सोच सकते थे यार उनके पास तो बंदूकें वगैरह हैं, हम कैसे लड़ लेंगे। बट यही बोला रोमांटिक आर्टिस्ट ने कि आप जो है जो देखो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन दे रखी है। एक कल्चरल मूवमेंट था विच सॉट टू बी डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है। बेसिकली नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाता था लोगों में। और वो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। मतलब वो ये बिलीव नहीं करते थे कि आपकी आर्मी छोटी है या तो आप हार जाओगे, नहीं। वो इमोशन पे, इंट्यूशन पे, मिस्टिकल फीलिंग पे जाते थे। कहते थे आपके दिल के अंदर क्या है, आप अपने अगर आपने सोच लिया कि जी नेशन स्टेट बनाना है तो आप बना लोगे, ये कहते थे हमारे रोमांटिक आर्टिस्ट, ठीक है। और वो एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर, कॉमन पास्ट को ही बेसिस ऑफ नेशन बनाना चाहते थे। वो ये कहते थे लोग तब तक नेशन स्टेट बनाने के साथ में नहीं आएंगे जब तक लोगों को ये नहीं बताओगे कि हम सारे साथ हैं। तो उसके लिए कॉमन डांस हो गया, फोक सॉन्ग हो गए, कॉमन कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी, मतलब कौन से साल से कौन से, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बेसिकली ये भी जर्मनी के थे, जैसे जर्मन फिलोसफर लिखा है। और ये ना लोगों में, जर्मन लोगों में एक क्या कह सकते हो नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए वो कहते थे कि फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग, फोक डांस और ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी वॉक्सकाइस्ट का जो आइडिया था इन्होंने पॉपुलर किया था। आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वॉक्सकाइस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। डास वॉक्स का भी मतलब पूछा जा सकता है कॉमन पीपल, ओके। और इसलिए इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ इकट्ठी वगैरह भी करी थी ताकि लोगों में ये कहानियाँ लोगों को सुनाई जा सके और देशभक्ति की भावना लोगों में जगाई जा सके। अब है ना, पहले तो मैं पिक्चर समझा देता हूँ आपको, फिर उस आगे बढ़ेंगे हम। तो इस पिक्चर में बता रखा है जब टर्किश वगैरह ने, और मैं आपको बता दूँ ऑटोमन एम्पायर के, मतलब वैसे तो तुर्कीज़ थे, ठीक है। तो उन्होंने एक आइलैंड पे, ठीक है, जब उस पर कब्ज़ा वगैरह कर लिया था, ठीक है, क्रोइक्स था, तो उस पर जब 1824 में कब्ज़ा कर लिया था तो उसकी हालत दिखाई जा रही थी कि जो हमारे बहुत बुरी हालत है हमारे इस आइलैंड में रहने वाले लोगों की, या बेसिकली ग्रीक लोग थे, ठीक है। तो इनकी हालत दिखाई जा रही है कि इनके साथ कितना बुरा हो रहा था, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरत के साथ, आदमी के साथ। तो ये सारी की सारी इस पिक्चर में दिखाई गई है। ये मैसेकर है बेसिकली, चॉइस का मैसेकर है, एक जगह है। तो ये मैसेकर वगैरह दिखाया गया। मैसेकर का मतलब होता है जब बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारा जाए ना, दैट इज़ मैसेकर, कत्लेआम जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन समझ आ गया। अब इतनी देर से हम कह रहे हैं जी रोमांटिसिज्म, क्या रोमांटिसिज्म से किसी देश में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागती भी है या नहीं जागती, या सिर्फ हम ऐसे ही बोल रहे हैं? देखो एक एग्जाम्पल तो भारत ही है। भारत जैसे मैंने बताया, हमें कभी आज़ादी नहीं मिल पाती अगर लोगों को ये हम भरोसा नहीं दिला पाते कि जी हाँ हम भी कुछ हैं, हमारी सिविलाइजेशन भी कुछ है, हमारे कल्चर पे भी नाज। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, कोई हेट नहीं है, बट जो हमारी पड़ोस वाली कंट्री है ना पाकिस्तान, आप देखो कि वहाँ पर लोगों को अपने कल्चर पे एक तरह से आप कह सकते हो कि घमंड नहीं है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, वहाँ पर है ना मैक्सिमम लोग बोलते हैं पंजाबी, बट वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है उर्दू,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज को, माँ बोली को अब कम समझते हैं। आप साउथ इंडिया चले जाओ, ठीक है, आप हरियाणा चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, बंगाल चले जाओ, आपको बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपसे स्टार्टिंग में आपसे पक्की बात है अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करेंगे, गुजराती में बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो हिंदी में भी बात करेंगे तब भी उनको लगेगा जी, मतलब आपको लगेगा कि गुजराती बोल रहे हैं। आप पंजाब में चले जाओ तो वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये तो पंजाबी बोल रहे हैं, बेशक वो हिंदी बोलने की कोशिश करे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अपनी माँ बोली पे मतलब गर्व है, ठीक है। तो ये एक नेशनलिस्ट फीलिंग आना, अपने कल्चर से प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो दिस वॉज स्पेशल ऑन दी केस। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि जैसे किसी देश में ऐसे नेशनलिस्ट फीलिंग जागी और कुछ किया उन्होंने, इंडिया का एग्जांपल दे चुका हूँ। एक और देश था जो यूरोप का था जिसका नाम है पोलैंड। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जो रशिया है उसने पोलैंड पे कब्जा कर लिया था। याद है ना आपको, जब हमने पढ़ा था 1815 में ट्रीटी ऑफ वाइना हुई थी, है ना। तो उसमें क्या था कि जो रशिया था उसको पार्ट ऑफ पोलैंड मिला था। बट रशिया जो है वो अपनी क्या कह सकते हो, अपना डोमिनेंस है ना क्रिएट करना चाहता था पोलैंड के लोगों पे। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि लोगों को दबाया और उनको उनकी लैंग्वेज बोलने से रोका और बोला कि आप रशियन लैंग्वेज बोलो, ठीक है। और इसी के खिलाफ जो कैरल कोरपेंस्की थे उन्होंने क्या किया, अपनी म्यूज़िक को, ओपेरा को, डांस वगैरह को, और मैं बता दूँ पोलोनीज और मजूरका, ये एक नेशनल सिंबल को बना दिया। एक फोक डांस था, मैं आपको बता दूं, ये पोलैंड के फोक डांस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे बहुत ही कम आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही डीप है ये क्वेश्चन, बट फिर भी कल एक बच्चे के टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, स्कूल में जो टेस्ट हुआ था। तो कुछ भी नहीं कह सकते, अपने को पूरा कंप्लीट करना है तो अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कैरल कोरपेंस्की ने लोगों में अपने ओपेरा, म्यूज़िक और फोक डांस जैसे पोलिनीज हो गई और साथ में मजूरका हो गया, ये नेशनल सिंबल बना दिया, ठीक है, ताकि लोगों में एक तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग जाग सके। ओके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी गई, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब स्कूल में ना पोलिश लैंग्वेज को बंद कर दिया गया था, ठीक है, और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज चलाई जा रही थी, तो इसी के खिलाफ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। बट वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट फिर भी पोलिश जो थी वो चर्च के जो हमारे पादरी वगैरह थे ना, पेस्टर वगैरह होते हैं, है ना, फादर वगैरह जिनको बोला जाता है, वो जानबूझ के पोलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, जबकि रशियन बोलते थे कि जी रशियन लैंग्वेज यूज़ करो। बट वो बार बार पोलिश लैंग्वेज इसलिए बोलते थे ताकि लोगों में एक पोलिश लैंग्वेज को लेकर एक घमंड बताया जा सके और उनको कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट लार्ज नंबर ऑफ, और इसी वजह से बहुत सारे प्रीस्ट हो गए, बिशॉप्स हो गए, उनको जेल में डाल दिया गया साइबेरिया के अंदर, ठीक है। साइबेरिया के अंदर एक जेल में डाल दिया गया, बहुत ठंड होती है, साउथ पोल पे है ये हमारा, ठीक है। तो वहाँ डाल दिया गया क्योंकि वो रशिया की लैंग्वेज को प्रीच नहीं कर रहे थे, है ना, तो इस वजह से। चलो, अब ये एक टॉपिक है द ग्रिम ब्रदर्स एंड द फोक टेल्स। यही आपको याद होगा जो आपका ये सैम्पल पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था सीबीएसई ने, वो उसमें यही वाला पैराग्राफ था। बेसिकली ग्रिम ब्रदर्स है कौन, मैं बता दूं, ये दो भाई थे, ठीक है। हनाओ के अंदर ये दोनों के दोनों पैदा हुए थे, ओके। और एक का नाम था जैकब ग्रिम और विलियम ग्रिम, ठीक है, दो थे, ओके। एक 1785 में पैदा हुआ था, एक 1786 में हुआ था। दोनों ने लॉ की स्टडी करी और है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा उनका इंटरेस्ट जागा और उन्होंने धीरे धीरे फोक टेल्स को, जो कहानियाँ थी ना, वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 6 साल तक वो एक गांव से दूसरे गांव में भटकते रहे, कहानियाँ इकट्ठी करते रहे, और फिर उन्होंने बच्चों के लिए 1812 के अंदर वो कहानियाँ वगैरह छापी, बहुत सारे बड़ों के लिए भी छापी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, लिबरल पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि जी नेशन स्टेट होनी चाहिए जर्मन के लिए, क्योंकि धीरे धीरे है ना जर्मनी के अंदर फ्रांस का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था, ठीक है। फ्रेंच कल्चर जो है वो थोपा जा रहा था जर्मनी के ऊपर। तो लोगों में जर्मन कल्चर को लेकर एक विश्वास जगाने के लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए ही ये ग्रिम ब्रदर्स कहानी इकट्ठी कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद क्या किया था कि 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ जर्मन लैंग्वेज भी छापी। और ये क्यों कर रहे थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो डोमिनेशन था ना फ्रेंच का, वो धीरे धीरे जर्मन कल्चर पे बढ़ता जा रहा था। तो ये एक प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट जो थे उसको फोक टेल्स के सहारे कलेक्ट करना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे, और एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे। कौन सी? जर्मन नेशनल आइडेंटिटी लोगों के मन में क्रिएट करना चाहते थे, ओके। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। मैं आपको बता दूं,
1830s का एक ऐसा टाइम था जब यूरोप की हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पर जो थी वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा था, लोगों के पास खाना नहीं था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, और ऊपर से जो हमारे वीवर्स होते हैं ना, जो बुनाई वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि इंग्लैंड से ना बहुत सस्ता कपड़ा बन के आता था। तो उनको बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब इससे क्या हुआ कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फ़ूड के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मैंने आपको बताया कि बहुत ख़राब हालत चल रही थी देशों की, यूरोप की ज़्यादातर कंट्रियों की। ओके, अब होता क्या है, ये ऊपर वाला टॉपिक मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, अब ये पढ़ते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, हालत वही बुरी थी। अब 1845 में क्या होता है, एक सिलेसिया, इटली का एक छोटा सा पार्ट है सिलेसिया, तो वहाँ पर जो हमारे वीवर्स थे ना, वीवर्स का मतलब जो बुनते थे, तो उनको ना कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि जी हम आपको इतनी जोड़ी कपड़े बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको इतने इतने जोड़ी कपड़े बनाने हैं और देने हैं हमको। तो अब है ना, सबको पता था कि जी गरीबी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अमीर थे ये, इन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला कि आपको अगर काम चाहिए ना, तो हम आपसे काम करवाएंगे, बट आपको कम पैसे देंगे। और है ना, जो पैसे थे वो पेंडिंग छोड़ दिए, ड्यू भी थे बहुत सारे। तो ये चीज़ है ना, हमारे फीवर को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रिवोल्ट वगैरह किया था। ये एक हमारे एक पर्सन थे जिनका नाम यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर में भी छपी थी सिलेसिया की। ये देखो, जर्नलिस्ट वेलम थे, वेलम वॉल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि सिलेसिया के अंदर क्या हुआ था। बेसिकली 18,000 से ज़्यादा वीवर्स वगैरह, ठीक है, जो एक विलेज में रहते थे, उन्होंने रिवोल्ट वगैरह करना स्टार्ट किया था। क्राउड जो थी 4 जून को, 4 जून कौन सा, 4 जून 1945 की बात बता रखी है। तब है ना, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उनके मैंशन के बाहर खड़े हो गए और नारे वगैरह लगाए, और बहुत बार तो उनके घर में घुस गए, चीज़ों को, खिड़कियों को तोड़ा, फर्नीचर को तोड़ा, सारी चीज़ें तोड़ी। ओके, और इससे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर डर गए। बट इसके बाद क्या हुआ, आर्मी वगैरह को बुलाया गया। ठीक है, आर्मी वगैरह जो उनकी थी ना, उनको बुलाया गया। उसके बाद बहुत मतलब दंगे वगैरह हुए, और इसमें 11 वीवर्स की मौत हो गई, शॉर्ट गोली मार दी 11 वीवर्स को। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो हमारे वीवर्स को फेस करनी पड़ी। तो इससे पता चल सकता है कि कितनी बुरी हालत थी वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कम पैसे दे रहे थे कॉन्ट्रैक्टर। अब उसी के 3 साल बाद क्या होता है, 1848 में, या फ्रांस की बात है, 1848 में क्या होता है, फूड शॉर्टेज हो जाती है हमारे फ्रांस के अंदर। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। और आपको पता है ना कि 1830s में तो हमारे वहाँ पर लुई फिलिप आ गया था, है ना, बर्बन किंग को हटा दिया गया था और लुई फिलिप आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, और पॉपुलेशन जो थी बहुत सारी की सारी पॉपुलेशन रोड पे आ गई, बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए। मतलब लुई फिलिप जो था वो डर गया और वो भाग गया। ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था अरे मेरे को मार ना दे, कि किंग को नहीं छोड़ रहे, तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हूँ ना, किंग को नहीं छोड़ा तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो मेरे को लपेट देंगे, तो इसलिए वो भाग गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी नेशनल असेंबली के पास पावर आई। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक घोषित कर दिया कि यहाँ पर अब कोई लीडर वगैरह ऐसे चुना हुआ होगा तो कोई भी ऐसे कोई भी किंग या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होगा, पूरा रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक का मतलब मैं बता दूं, रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ का जो रूलर हो ना वो इलेक्टेड ही हो। तो मैं आपको बता दूं, ली फिलिप तो चुना हुआ था, इलेक्टेड नहीं था। तो उसको जाने के बाद क्या किया कि पूरे फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया नेशनल असेंबली द्वारा। ओके, और लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए। 21 साल से ऊपर हर बंदे को वोटिंग राइट्स दिए गए, आदमी को। औरतों को तो फिर भी नहीं दिए गए थे, बताऊंगा आगे। औरतों की तो बहुत ही बुरी हालत थी। ठीक है, ये सारा का सारा किया गया। और मैं आपको बता दूं 2 चीज़ें, एक तो राइट टू वर्क को कंपलसरी कर दिया गया, और साथ ही में वर्कशॉप वगैरह बनाई गई जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों को जॉब वगैरह देती थी। ठीक है, नेशनल असेंबली लोगों को जॉब वगैरह देती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें करी गई थी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना, हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट, तो बहुत बुरी हालत थी। चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल। मैं बता दूं ये जर्मनी की बात है, ये जर्मनी का टॉपिक है, जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, तो अब है ना, पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर कभी जर्मनी आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको, वैसे तो अगर आपने मेरी दूसरी वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर कवर करवाया था, अगर वो देख रखी होगी तो मैंने पूरा का पूरा एक ही बार में कवर करवा दिया था, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो ये वीडियो आप अगर 1 बार 2 बार देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब, और मैं इसलिए जानबूझ के पहले ही बता देता हूँ टॉपिक से पहले कि जर्मनी से रिलेटेड है, इटली से रिलेटेड है, फ्रांस से किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, ये टॉपिक जो हमारा जर्मनी से रिलेटेड है।
अब होता क्या है, पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन वगैरह होते हैं। एक तरफ तो बुराई, मतलब पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग की जो प्रॉब्लम थी वो चली रही थी, भुखमरी से लोग मर ही रहे थे, बट रिवोल्ट वगैरह भी चल रहा था जो हमारे लिबरल मिडिल क्लास कर रहे थे। और बहुत जगहों पर आपको पता है फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हट गई थी, रिपब्लिक आ गया था, ठीक है। बट अभी भी जो वोटिंग राइट्स थे वो मेन को ही थे, मेल को ही वोटिंग राइट थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, वुमेंस को भी देना चाहिए था। बट अलग अलग पार्ट में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जर्मनी वो भी अभी तक एक नेशन स्टेट नहीं था, इटली भी नहीं था, पोलैंड भी नहीं था, ऑस्ट्रिया हंगरी भी नहीं था, ये सारे अभी तक नेशन स्टेट नहीं थे, यहाँ पर किंग वगैरह का ही रूल था। ये कैसे हटे अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन वगैरह, ठीक है। तो डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था हमारे जो लिबरल मिडिल क्लास थे, उन्होंने नेशन स्टेट की डिमांड तो करना स्टार्ट कर दिया था। अब होता क्या है कि लिबरल जो एक नेशन स्टेट की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है कि जो जर्मनी था, जर्मनी के अंदर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी वो कहती है जी भाई अब तो बहुत हो गया, हम तो अब नेशन स्टेट बना के रहेंगे, अपने किंग को हटा के रहेंगे। और इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था गरीब लोगों ने, पुअर पीजेंट ने, और जो लेबर वगैरह थे उन्होंने। ध्यान से सुनना, ये ज़रूरी बात है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये गरीब लोगों ने इनका सपोर्ट किया था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। मतलब जो मिडिल क्लास थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिसन वगैरह थे, इन्होंने तो सपोर्ट किया ही किया, ठीक है। बट गरीब लोगों ने भी इनका सपोर्ट किया था, और ये सारे के सारे जाकर फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए, और वहाँ पर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बिठाई गई। 18 मई 1848 को जो है 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा किए गए, ठीक है। और उन्होंने मार्च किया फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट तक, और जो कि सेंट पॉल था ना, कॉन्वेंट इन दी चर्च ऑफ सेंट पॉल था हमारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर ये सारे के सारों ने मार्च निकाला वहाँ तक। अब आप सोच लोगे सर किंग क्या कर रहा था? किंग देख रहा था बस, मैं आपको बताऊँ, किंग देख रहा था। अच्छा, किंग देख क्यों रहा था? देखो, जब एक बंदे को रोकने की बात आती है ना, किंग रोक लेगा। जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई ना, तो फिर किंग ने सोचा करने तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बताया ना गरीब लोगों की पॉपुलेशन बहुत थी और उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। अब होता क्या है कि बंदे तो चुन लिए, 831 रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए गए। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, और ये कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? सेंट पॉल में, चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठा हुए थे, जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। अब वहाँ पर सारे के सारे इकट्ठा हुए थे ना, तब सोचा यार कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाएंगे अपने जर्मनी को भी, क्योंकि अभी सिर्फ किंग ही था, ठीक है। तो उसको हटाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाएंगे। तो उसके लिए ना इन्होंने सोचा यार कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाएंगे ना तो किसी दूसरी कंट्री के किंग को चुनेंगे। तो इन्होंने एक फ्रेडरिक वेलम थे फोर्थ, जो कि किंग ऑफ प्रूशिया थे, उनको बोला प्लीज़ आप बन जाओ हमारे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के मोनार्क बन जाओ, और जो काम होगा ना हम कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। अब ये बात सुन के प्रूशिया का किंग जो था वो थोड़ा गुस्सा हो गया कि यार ये क्या सीन है, मैं किंग बन जाऊंगा, मेरे को किंग बनने में कोई दिक्कत नहीं, बट काम में मैं ही करूँगा, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वगैरह नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होगा। और उसने फिर अपोज करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा यार ये तो गलत है, तो किंग के खिलाफ है, और ऐसे अगर ये भड़काने लग गए तो मेरे लोग भी, जो प्रूशिया के लोग हैं, वो भी खड़े हो जाएंगे मेरे खिलाफ। तो उसने अपोज किया, उन्होंने बोला जो अभी किंग है ना उसको ही रखो, मेरे को रखना है नहीं रखो, वो कोई दिक्कत नहीं, बट अभी जो किंग है उसी को रखो, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद क्या किया, मैं आपको बता दूँ, जो हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, लिबरल मिडिल क्लास थे, उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार, अभी अपना काम चलाते हैं, बिना उनके मोनार्क के काम चलाते हैं। उन्होंने काम चलाया, बट उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने जो गरीब लोग थे ना, ठीक है, जो बहुत ही गरीब लोग थे, जो हमारे पुअर लेबरर थे, वर्कर थे, उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया। इसी की वजह से जो हमारे पुअर वर्कर थे उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया यार आप तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं ले, तो आप हमें अपने हाल पे छोड़ते और दोबारा से जो किंग है उसी को ले आओ, क्योंकि अभी तक आप इतने चुन लिए गए हो, 831 बंदे चुने गए, आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। और वो जो वर्कर वगैरह वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे। अब आता है फिर जर्मनी का किंग जो है, अब जागता है कि भाई अब देखो ज़्यादातर लोग है ना अपोज कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करता है, अपनी आर्मी भेज देता है वहाँ पर, ट्रूप्स भेज देता है, और एंड में जो वो असेंबली थी उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। और जो लिबरल नेशनलिस्ट का जो डिमांड था वो धरी की धरी रह गई और वो फेल हो गए, ठीक है। तो मतलब देखो कितना ट्राई किया था हमारे जर्मनी के लिबरल मिडिल क्लास ने, गरीब लोगों को साथ में मिलाया था, बट उनकी डिमांड पूरी नहीं करी, इसलिए उन्होंने भी अपना साथ वापस ले लिया, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई, ओके। बट मैंने जैसे बोला कि औरतों को तो वोटिंग राइट्स था ही नहीं, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे ना, उसमें सिर्फ चुनने के लिए, वोट डालने के लिए सिर्फ
मेल जो थे उन्हीं को 21 से ऊपर मेल को ही वोट डालना अलाउड था, वुमेंस को तो वोट डालना अलाउड ही नहीं था। मैं आपको बता दूं जब चर्च ऑफ सेंट पॉल में, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, वहाँ पर जब बुलाया गया था ना, तो औरतें देखो ऊपर की तरफ खड़ी हुई है, बस उनको देखने के लिए बुलाया गया था बस, ठीक है, विजिटर्स गैलरी में खड़ा कर दिया गया था, उनको वोटिंग राइट नहीं था। तो ये बहुत बुरा हो रहा था और इसी वजह से मैं बताऊं बहुत सारी औरतों ने ना फेमिनिस्ट मूवमेंट भी चलाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि वुमेंस के राइट और वुमेंस के राइट के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहते थे, ठीक है, ऑफ द जेंडर, कि चाहे जो मर्द को अधिकार है वही औरतों को भी होने चाहिए। और इसके लिए एक लेडी भी थी लूजी ऑटो पीटर्स, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत डिमांड करी थी, मैं आपको बता दूं, सपोर्ट करते थे वुमेंस के राइट्स को, फेमिनिस्ट राइट को, ठीक है, बट इतना कोई वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये भी, ठीक है। चलो, मतलब रेवोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट हो गया था, वुमेन ने भी डिमांड उठाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब देखो एक बात हमें क्लियर, आप है ना, राजा जो थे वो समझ गए थे, जर्मन के राजा, जो जर्मनी के राजा थे वो समझ गए थे कि यार ये तो बहुत दिक्कत है, अब ये दोबारा ना हो ना, ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, ऐसे जो हमारे लिबरल मिडिल क्लास है दोबारा से ऐसे झुंड बना ना ले और हमको हटाने की कोशिश ना करे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यार हमें है ना थोड़ी सी पावर इनको देनी चाहिए, या इनके लिए जो भी इनकी डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। और यही बात लिखी हुई है, दे किड नॉट, मतलब जो हमारे लिबरल मूवमेंट हुआ था ना 1848 में, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला, वो बेशक सक्सेसफुल ना हो पाए, बट मैं आपको बता दूं कि मोनार्क इतना समझ चुका था कि ये जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन है ना, इसको दबाना एंड तक पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें इनको ग्रांट करना पड़ेगा, कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और हुआ भी है, बहुत सारे जो हमारे यूरोप के देश थे, जर्मनी को देखे देखे ही बहुत जो हैब्सबर्ग डोमिनियन वाला एरिया था और जो रशिया था, उन्होंने तो सर्वडम और बाउंडेड लेबर ख़त्म कर दिया, जो कि एक डिमांड थी हमारे लिबरल नेशनलिस्ट की। और हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी हंगेरियन एरिया को 1867 में, थोड़ी पावर ग्रांट कर दी, ताकि जो है वहाँ के रेवोल्यूशनरी उनको हटाने की, किंग को हटाने की कोशिश ना करे। मतलब कुछ ना कुछ तो असर हुआ था इस रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब पढ़ते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। पूरे के पूरे चैप्टर में शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं कि जी रेवोल्यूशन हुआ, नेशन स्टेट बना, जर्मनी एक नेशन स्टेट बना, कैसे बना, कब बना, अब देखेंगे हम। बेसिकली अभी ऊपर हमने देखा कि जर्मनी ने बनाने की कोशिश, यानी जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने बनाने की कोशिश तो करी थी जर्मनी को एक नेशन स्टेट, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब वहाँ पर वहाँ के किंग को हटाने की कोशिश करी थी, बट वो पास नहीं हो पाया क्योंकि गरीबों की डिमांड को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट कैसे बना, इटली एक नेशन स्टेट कैसे बना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1848 में मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारे 1848 में जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाने में थोड़ा सा कामयाब हो चुके थे, ओके। पूरे यूरोप के अंदर अब बात होने लगी थी लिबरल नेशनलिस्ट की, ओके। 1848 में जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने ट्राई किया था नेशन स्टेट बनाने का, बट वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट मैं आपको बता दूं उन्हीं के पड़ोस में एक कंट्री थी जिनका नाम था प्रूशिया। प्रूशिया नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? ऊपर हमने देखा था कि जो जर्मनी के जो इलेक्टेड लोग थे उन्होंने प्रूशिया के ही किंग को बोला था कि आप हमारी कंट्री के रूलर बन जाओ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रहेगा, बट आप रूलर बन जाओ। एक्चुअल में वो बनना तो चाहता था, बट उसे पता है डर क्या था, उसे डर ये था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं सिर्फ नाम का राजा रह पाऊंगा। बट वो उस एरिया पे रूल करना चाहता था, हमारा प्रूशिया का किंग। तो उसने कहा यार मैं काम करता हूँ कि प्रूशिया के फिर अमीर अमीर लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि यार आप इनकी हेल्प करो, और उनको कहा जाता था जंकर्स। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जंकर्स कहाँ के थे? प्रूशिया। तो प्रूशिया के जंकर्स ने बोला कि आप ना उनके किंग को बोला कि आप इनकी हेल्प करो, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए बोला, ठीक है। फ्रेडरिक को, जो फ्रेडरिक वेलम हमारे फोर्थ थे, उनको बोला कि आप इनकी हेल्प करो, तो हेल्प करने के लिए बोला। और हेल्प वगैरह करने के लिए बोला तो प्रूशिया की आर्मी ने लीडरशिप उठा ली। प्रूशिया के लीडर ने या किंग ने बोला कि ठीक है जी हम इनकी हेल्प करेंगे, ओके। और उन्होंने, मैं आपको बता दूं प्रूशिया का किंग जो था वो बहुत बढ़िया किंग था, ख़राब किंग नहीं था, वो बहुत बढ़िया किंग था। लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए रेडी था, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता था, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो जर्मनी के लीडर थे अगर वो ये बोलते ना कि नहीं आप ही हमारे किंग बन जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, तो ये मान जाता। बट इसने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने चाहिए, बट ये था अच्छा किंग। अब हुआ क्या
कि उन्होंने ना जो प्रूशिया का किंग था वो खुद तो लड़ेगा नहीं, तो उसने एक बंदे को चुना जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। खुद लड़ाई नहीं लड़ते, ये अपने मंत्री वगैरह को चुनते। एक ऑटोमन बिस्मार्क था, उसने वो आर्किटेक्ट था इस यूनिफिकेशन की प्रोसेस में। उसने क्या किया, प्रूशियन आर्मी के साथ मिलके 7 साल तक 3 वॉर लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। अब आप सोचोगे सर 3 वॉर लड़नी चाहिए थी जर्मनी के साथ, जर्मनी के किंग के साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ क्यों लड़ी? अरे दोस्त थे एक तरह से, ठीक है। तो इनके, क्योंकि ये भी एक तरह से मैं बता दूं आपको, सपोर्ट करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और लिबरल नेशनलिस्ट नहीं जीतने चाहिए। तो ये सपोर्ट करा था इनको, मैं आपको बता दूं, जर्मनी को, इन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने। बट एंड में क्या होता है, 7 साल तक 3 वॉर लड़ी जाती है, बट एंड में प्रूशियन आर्मी जीत जाती है, हमारा ऑटोमन बिस्मार्क जीत जाता है। और जनवरी 1871 में, ठीक है, हमारा काइज़र विलियम जो था वो जर्मनी का एम्परर बन जाता है, ठीक है। उसको, क्योंकि ये प्रूशिया का किंग था वैसे। मैं, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो फ्रेडरिक सॉरू था, फ्रेडरिक नाम था उसका, कहाँ गया? फ्रेडरिक वेलम था 4th, और यहाँ पर लिखा है काइज़र विलियम, ये क्या सीन है? ठीक है, प्रूशिया का किंग तो कोई और था, ये काइज़र विलियम कहाँ से आ गया? देखो मैं बताता हूँ, हमारा जो फ्रेडरिक था ना, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि हमारे इनको किंग बनाया गया था। 1861 में इनकी, हमारे फ्रेडरिक विलियम की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो 1861 में डेथ हो गई थी, और उसके बाद ही हमारे काइज़र विलियम आए थे, तो इन्हीं को लीडर बनाया गया 1871 में, ठीक है। चलो जी, ये बात आपको समझ आ गई। और ऐसा भी नहीं कि वो एक ख़राब किंग था, वो एक अच्छा किंग था। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे अच्छे काम करने की उसने कोशिश करी थी। एक तरह से लीगल में, बैंकिंग में, करेंसी में, जुडिशल सिस्टम में उसने बहुत इंप्रूवमेंट करी थी, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी समझ आ गया? सिंपल है, लोगों ने रिवोल्ट करा, लिबरल नेशनलिस्ट ने नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करी, बट वो हार गए। उनका सपोर्ट किया जंकर्स ने, प्रूशिया के। उन्होंने किंग को बोला कि जी आप हेल्प करो। किंग ने एक बंदे को चुना, ऑटोमन बिस्मार्क, और वही आर्किटेक्ट था हमारे जर्मनी के यूनिफिकेशन का। उसने 7 साल तक 3 वॉर लड़ी, जीत गया, और फिर काइज़र विलियम को हमारे जर्मनी का न्यू किंग बना दिया गया, जो कि प्रूशिया का किंग था, ठीक है। क्योंकि जर्मनी के लोग खुश हो गए थे उससे कि जी आपने हेल्प करी, आप ही किंग बन जाओ, ठीक है। चलो, और ये पिक्चर बेसिकली उसी की दे रखी है, जब जर्मन एम्परर को हॉल ऑफ मिरर ऑफ वर्साइल्स में, ये हॉल ऑफ मिरर ऑफ वर्साइल्स है, ठीक है, दिखाया गया उसी के अंदर। चलो, 70th बर्थडे था ये बिस्मार्क का। आर्टिस्ट टू बिस्मार्क ऑन दी लेटर ऑफ 70th बर्थडे इन 1885, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटली का यूनिफिकेशन। जैसे कि आपको याद होगा गसेपे मजीनी के बारे में, मैंने आपको बताया था इटली जो था वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, याद है ना, मैंने आपको बताया था। और उसमें से सिर्फ एक ही एरिया था जिसका नाम था सर्देनिया पुडमोंट, जिनके जो किंग थे उनका नाम था विक्टर इमैनुअल II, और वो इटालियन बोलते थे। बाकी अगर मैं एरिया के वाइज बताऊँ तो मान लो ये हमारा इटली है, ठीक है, मतलब ये एरिया है। यहाँ पर जो 7 अलग अलग ऐसे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ऐसे अलग अलग है। बट अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो ज़्यादातर जो नॉर्थ में, ये ऊपर वाला जो एरिया था ना, यहाँ पर जो किंग थे ना, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल करता था, ठीक है। बीच में थे पोप। पोप का क्या मतलब होता है? जो प्रीस्ट, पंडित नहीं होते, क्रिश्चियन पंडित आप कह सकते हो। ये ठीक थे, इनको प्यार से बोला जाता ना कि हमें नेशन स्टेट बनाना है, आप जगह छोड़ दो, तो वो छोड़ देते। और तीसरे नीचे की तरफ सबसे देखें तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन। समझ आया? यहाँ थोड़ा यहाँ पर बनाऊँ, ये देखो, मान लो ये थोड़ा ना पैड नहीं है मेरे पास, इस टाइम माउस से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसको डायरेक्शन की वाइज बांट दो, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो गया सब कुछ। तो ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है। अब देखो, ऊपर था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, बीच में था पोप पी, ठीक है, और सबसे नीचे था बर्बन किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। बर्बन किंग वो वाला नहीं, हमारा फ्रांस वाला नहीं, ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन, स्पेनिश बोलते थे, ठीक है। तो ये बटा हुआ था ऐसे, और इसी के अंदर 2 इसमें आते थे, 3 इसमें, 4 इसमें, ऐसे थे ये, 7 में ऐसे बटे हुए थे। बट एक ही किंग था जो कि इटालियन बोलता था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन तो स्पेनिश बोलते थे। तो गसेपे मजीनी में मैं बताऊँ 1830s में बहुत ट्राई किया इटली को यूनिफाइड करने का, 7 कंट्री को मिलाने का और विक्टर इमैनुअल को किंग बनाने का, ठीक है। और इसी के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली नाम से,
ठीक है। और बट उसने बहुत ट्राई किया था, बट उन्होंने 1831 में भी ट्राई किया था इटली को यूनिफाइड करने का, और 1848 में भी, बट वो दोनों बार फेल हो गया। और जब वो दोनों बार फेल हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जी सरदेनिया पिडमोंट के किंग यानी विक्टर इमैनुअल सेकंड पे। उनको बोला भाई आप करो, अब आप बनाओ ना, ये तो हमने तो ट्राई कर लिया लिबरल नेशनलिस्ट ने, बट आप भी तो एक इटालियन स्पीकिंग किंग हो, एक्चुअल में किंग तो आप ही बनोगे ना पूरे के पूरे एरिया के, तो आप कुछ करो। तो उसने कहा ठीक है जी मैं कुछ करता हूँ। और वो एक पर्सन को चुनता है जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर कैवर, इसका पूरा नाम था कमीलो दे कैवर, ठीक है। तो इसको चुना गया, बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी था, ओके। ये भी चाहता था कि जी सारे के सारे एरिया को मिला दिया जाए। और उसने क्या किया था, नॉर्थ वाले पार्ट यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से लड़ाई लड़ी, और 1859 में उसने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के रूलर को हटा दिया, और यहाँ का रूलर भी कौन बन गया, अपना सरदेनिया पिडमोंट का ही जो रूलर था ना, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, वो यहाँ का किंग बन गया, यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ से ख़त्म हो गया। पोप जो थे वो प्यार से मान गए, उनको बोला जी हमें एक बनाना, नेशन स्टेट बनाना, आप हट जाओ, तो वो प्यार से हट गए, तो ये वाला भी आ गया। अब साउथ की बात करते हैं। साउथ में जो हमारे बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे ना, उनको कैसे हराया गया मैं आपको बताता हूँ। गसे पे एक गरीबाल्दी थे, ठीक है। उन्होंने 1860s में एक मार्च निकाला था। पहले मैं बता दूं, इन्होंने बहुत सारे वॉलंटियर्स को, लोगों को इकट्ठा किया था, ठीक है। और ये उन्होंने बोला था कि नॉर्थ को तो हमारे कैवर ने, कमीलो द कैवर ने जीत लिया है, ठीक है, और वहाँ पर किंग आ चुका है, विक्टर इमैनुअल सेकंड आ चुका है। साउथ को जीतने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बीच में ना, यहाँ बीच में बहुत सारे एक सिलेसिया के आइलैंड थे, सिलेसिया था यहाँ पर, और बहुत सारे खेत थे यहाँ पर फार्मर के। तो हमारे गरीबाल्दी ने बोला यार मैं यहाँ से पार तो कर लूँगा, बट इससे गरीब लोगों का नुकसान हो जाएगा, उनकी फसल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम इतनी बड़ी फ़ौज लेके यहाँ पर जाएंगे। उन्होंने फार्मर से बात करी, तो फार्मर ने बोला नहीं हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप टेंशन मत लो, हम भी बनाना चाहते हैं इटली को एक नेशन स्टेट। और उन्होंने सपोर्ट वगैरह करा, लोकल पीजेंट ने भी सपोर्ट वगैरह करा, और एंड में 1861 में लोकल पीजेंट की हेल्प से जो हमारे बर्बन किंग ऑफ स्पेन थे उनको हरा दिया गया, और वहाँ पर भी विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग बनाया गया, ठीक है। एक मज़े की बात बताता हूँ, लोग है ना वहाँ पर जाके ला इतालिया बोला जाता था ना, तो एक्चुअल में लोग वहाँ के लोग जो थे वो इतालिया को ला इतालिया तालिया जो थे वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ समझते थे। मतलब है ना, जो एक्चुअल में वो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, मतलब उनको इतना ज़्यादा नहीं पता था। हमारे जो साउथ के जो पीजेंट थे ना, है ना, सिलेसिया के पीजेंट थे, उनको इतना नहीं पता था नेशन स्टेट वगैरह के बारे में, बट एक्चुअल में जब वो सपोर्ट करते थे, विक्टर इमैनुअल का सपोर्ट करते थे, ठीक है। बस इतना याद रखो। और वो बहुत सारे ऐसे स्लोगन थे जो बोले जाते थे, उनको मतलब नहीं पता था उनका, ठीक है। वो तो एक्चुअल में ला तालिया को विक्टर इमैनुअल की वाइफ समझते थे, ठीक है। ये पूरा बता रखा है, आप देखोगे तो नीचे की तरफ ये हमारे किंगडम ऑफ बोथ सिलेसिया, बेसिकली ये बर्बन किंग ऑफ स्पेनिश के अंडर आता था, ये पोप के अंडर आता था, ऊपर हैब्सबर्ग एम्पायर था, बट एंड में जाके सबको मिला दिया गया, ठीक है। तो ये वो लिखा हुआ है। अब आते हैं जी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पे। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आज जो आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सुनते हो ना, वो पहले नहीं था, 18th सेंचुरी में नहीं था, वो बना है, बाद में बना है। और मैं आपको बता दूँ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कोई एक कंट्री नहीं है, वो 3 कंट्रियों से मिलकर बना है, ठीक है। और तीनों कंट्री में से जो 2 कंट्री है ना, उनको ज़बरदस्ती मिलाया गया। पहले ना सिर्फ एक इंग्लैंड हुआ करता था, ध्यान से सुनना, पहले ना एक इंग्लैंड हुआ करता था। इंग्लैंड में बहुत अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे, जैसे कि इंग्लिश हो गए, वेल्श हो गए, आयरिश हो गए, स्कॉटिश हो गए, सारे लोग रहा करते थे। उसके बाद ना, बट जो डोमिनेंस था वो एक तरह से इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का था। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक किंग का रूल था। तो 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, यानी जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने किंग को बोला कि अब आपको घर बैठो, टाटा बाय बाय हो गया, अब आपको हमको पावर दे दो। और 1688 में जो हमारी इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने पावर सीज कर ली मोनार्की। उसके बाद क्या हुआ कि उसी के पास में एक कंट्री थी जिसका नाम था स्कॉटलैंड, ठीक है। तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों ने बोला स्कॉटलैंड से कि आप भी हमारे अंदर मिल जाओ, ठीक है, और हम एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे और आप हमारा पार्ट बन जाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ठीक है। उन्होंने लगा यार ये तो अच्छी बात है, हम तो मिल जाएंगे, अच्छी बात है, हम 2 एक हो जाएंगे। तो इसको मिला लिया गया। जब स्कॉटलैंड को मिलाया गया तो स्टार्टिंग में तो स्कॉटलैंड खुश था,
बट एंड में ना इंग्लिश जो स्पीकिंग लोग थे वो अपना डोमिनेंस दिखाने लगे, इंग्लिश पार्लियामेंट अपना डोमिनेंस दिखाने लगी और स्कॉटिश लोगों के कल्चर को दबाने लगी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया जब जो हमारे स्कॉटिश लोग थे, ठीक है, बेसिकली वो अपने कल्चर भूल गए थे, ठीक है, और गैलिक जो लैंग्वेज थे वो बोलना भूल गए थे। प्रोहिबिट कर दिया था, क्या था, उनको बोला गया था कि आपको ये लैंग्वेज नहीं बोलनी, आपको ये ड्रेस नहीं पहननी, उनका कल्चर ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और मतलब 2 कंट्री तो हो गए, अब तीसरी एक और कंट्री, ये देखा हमने कि स्कॉटलैंड को मिला तो गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना तो दिया, और उसके लिए एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन के बाद ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम पड़ा था, ठीक है, लिखा भी होगा 7, ये देखो एक्ट ऑफ यूनियन 1707। उसके बाद एक और कंट्री थी जिसका नाम था आयरलैंड। अब है ना, आयरलैंड को ना बहुत धोखे से मिलाया गया। कैसे मिलाया गया? आयरलैंड में ना बेसिकली 2 सेक्ट थे क्रिश्चियनिटी के। एक तो थे हमारे क्या कहते हैं उनको, कैथलिक, और दूसरे थे जी प्रोटेस्टेंट। कैथलिक की बात करूं तो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा पॉपुलेशन थे। प्रोटेस्टेंट की पॉपुलेशन थोड़ी कम थी। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ना, वो ये डराने लगे कि जी देखो आयरलैंड में ना आपकी पॉपुलेशन कम है, प्रोटेस्टेंट को बोलने लगे आपकी पॉपुलेशन कम है, देखो ये आपको दबा देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में उनके सपोर्ट करने के बहाने उन्होंने पूरी कंट्री को फोर्सली अपने अंडर ले लिया। और मैं आपको बता दूं बहुत बुरी सिचुएशन है आज भी आयरलैंड में। आपको नहीं पता बट आयरलैंड के लोग अलग होना चाहते हैं, बट अब नहीं होने देते उनको अलग। तो समझ आ गया ना। तो अपना कौन कौन सा, एक तो हो गया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, और ये 3 कंट्री मिलके ही बने हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और आप एक बात नोटिस करो, और मैं आपको बता दूं फिर वहाँ पर है ना जो जैक, यूनियन जैक है ना, जो ब्रिटिश फ्लैग है वही वहाँ पर फहराया गया। नेशनल एंथम जो है उनको गॉड सेव आवर नेबल किंग, ये वाला भी जो था ये नेशनल एंथम वगैरह ये सारा का सारा स्कॉटलैंड में भी और आयरलैंड में भी गाया जाता था। आप एक बात नोटिस करोगे कि इसकी यूनिफिकेशन की प्रोसेस बहुत बड़ी है। मतलब जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आज जो हम सुनते हैं ना, वो 1688 से स्टार्ट हुआ था जब किंग को हटाया, फिर 1707, फिर 1801 में एंड में जाके 1801 में हमारे आयरलैंड को मिलाया गया था। तो यानी देखो ये लिखा ना 1801, तो सोचो कितनी लंबी प्रोसेस थी। तो सबसे लंबी प्रोसेस यूनिफिकेशन की आयरलैंड ये अपनी ब्रिटेन की ही मानी जाती है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे जर्मनी में 10-20 साल लगे थे, इटली में भी 5-6 साल में निपटा दिया था, बट इसकी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री को किसी इंसान की तरह दिखाई जाए, उसको पर्सोनीफाई किया जाए, किसी लैंड को, ज़मीन को पर्सोनीफाई किया जाए एज अ पर्सन, तो इसी को कहते हैं हम विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये एलिगरी है बेसिकली, और इनको एलिगरी भी कहा जाता है। जैसे भारत माता है ना, तो वो क्या है, वो एक एलिगरी है। ये वाला पैसेज मैं आपको बताऊंगा, बट पहले एलिगरी वाला टॉपिक समझा दूं, ठीक है। एलिगरी है, वैसे ही हमारे अलग अलग कंट्रियों में भी एलिगरी होती है। फ्रांस की जो एलिगरी है उसका नाम है जी मारियान। क्या नाम है? मारियान, ये देखो लिखा हुआ है। और ये जो है वो एक क्रिश्चियन नेम है, बहुत पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है मारियान। और मैं आपको बता दूं ये कॉइन पे, ये देखो कॉइन पे और पोस्टेज वगैरह के स्टैम्प पे भी यूज़ किया जाता था मारियान को। और वैसे ही मैं आपको बता दूं कि जर्मन के अंदर भी उनकी एलिगरी है जिनका नाम है जर्मेनिया। तो ये जर्मेनिया है। और मैं आपको बता दूं ये जो पिक्चर है ये 1848 में बार बार पूछा आता है। 1848 में बनाई गई थी जर्मेनिया की, फिलिप वेट ने बनाई थी ये पिक्चर, याद रखना है। फिलिप वेट ने बनाई थी 1848 में। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखना ये, ठीक है। कॉटन बैनर एज इट मीन टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च एंड पोल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंट इन 1848, मार्च 1848, ठीक है। तो ये है। और मैं बता दूं इनके पास जो अलग अलग है ना चीज़ें, उनका अलग अलग मतलब है। तो झंडा है, ठीक है, और ये तलवार ब्रेवरी को दिखाती है, नीचे आएगा, और ये ओक ये पीस को दिखाता है, ठीक है। एलिगरी की डेफिनेशन है ये। बेसिकली जब किसी फीलिंग को, फ्रीडम को, लिबर्टी को किसी इंसान की तरह दिखाया जाए तो इसी को कहते हैं हम एलिगरी, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। अब ये देखो ब्रोकन चेन्स तो फ्रीडम को दिखाती है, ठीक है। और ये ब्रेस्ट प्लेट जो है विद द ईगल, ये किसको, जर्मनी की स्ट्रेंथ वगैरह को दिखाती है, जर्मनी की बता रखी है ये, ठीक है। ये उसको दिखाती है, फ्रीडम वगैरह को, स्ट्रेंथ वगैरह को दिखाती है। जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ये जो है, ये किसको दिखाती है, ये हीरोइज्म को दिखाती है, ओके। और जो हमारी सॉर्ड है वो रेडीनेस ऑफ फाइट के, कभी भी लड़ने के लिए तैयार है। जो ऑलिव ब्रांच है अराउंड दी सॉर्ड, ये विलिंगनेस टू
मेक पीस, यानी ये जो दिख रहा है ना, ये पीस को दिखाती है। और साथ ही में ये रेड गोल्ड, ये तो नेशनल फ्लैग है उनका, पता ही है आपको। और दी रे ऑफ दी सन, ये पीछे से देखो सूरज की रोशनी निकल रही है, ये दिखाती है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। ओके, और ये एक और पिक्चर है, ये पिक्चर है दी फॉलन जर्मनी की, जर्मेनिया की, ये गिरी हुई जर्मेनिया है, जूलियस ने बनाई थी बेसिकली ये पिक्चर। याद रखना 1815 में ये पिक्चर, 50 में ये पिक्चर बनाई गई थी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको याद रहे। चलो, और ये भी एक जर्मेनिया की पिक्चर है, ये बेसिकली राइन रिवर के पास है, जो जर्मनी के अंदर से ही जाती है राइन रिवर, ठीक है। तो बेसिकली उसी को दिखाया गया है। और ये जो हमारी राइन रिवर है, ये मैं आपको बता दूं लॉरेंस ने बनाई थी, लॉरेंस क्लासेन ने पिक्चर बनाई थी, 1860s में पिक्चर बनाई थी, जर्मेनिया गार्डिंग दी राइन। राइन एक रिवर है, तो उसको गार्ड कर रही है हमारी कौन, जर्मेनिया, ठीक है। ये देखो राइन रिवर है, उसको हमारी जर्मेनिया गार्ड कर रही है। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है बाय दी प्रोटेक्ट बाय दी सॉर्ड, मतलब सॉर्ड से बचाने की कोशिश कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ओके, अब ये बेसिकली है ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे गुसेपे गरिबाल्दी के बारे में, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अहम भूमिका निभाई थी। जो हमारा साउथ वाला एरिया था ना, कौन सा साउथ वाला एरिया, जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था, उसको छुड़ाने में बहुत बड़ा हेल्प था, रोल निभाया था इन्होंने। और ये देखो बहुत सारे लोग हैं ना गसेपे गरिबाल्दी को है ना, मैं आपको बता दूं, क्रिटिसाइज़ भी करते थे, और ये बोलते थे कि ये तो हमारे विक्टर किंग मैनुअल का नौकर है, तो ये देखो जूते पहना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई थी, ठीक है। एथनिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अलग अलग टाइप के लोग थे, रेशियल, कॉमन रेशियल, ट्राइबल, कल्चर, ओरिजिन, बैकग्राउंड, ठीक है, दैट कम्युनिटी आइडेंटिफाइड विद और क्लेम। चलो, ये हमें समझ आ गया, पर्सोनिफिकेशन भी समझ आ गया। इससे रिलेटेड एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको 101% बन सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बेसिकली अब हुआ क्या था, इसके अंदर बल्कान्स के बारे में दे रखा है, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक ऑटोमन एम्पायर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये 1871 की बात है, ठीक है। ज़्यादातर ये बल्कान्स एरिया की बात हो रही है। बल्कान्स एरिया बेसिकली वो एरिया था जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, तो इस एरिया को बल्कान बोलते थे। यहाँ पर जो रूलर थे वो ऑटोमन थे, वो लिख देता हूँ मैं, ऑटोमन एम्पायर के रूलर थे यहाँ पर। यहाँ के आज के टाइम में देखोगे ना मैप के अंदर, आपको बल्कान्स कहीं भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो बल्कान्स है वो बहुत अलग अलग कंट्री से मिलकर बना है। जैसे कि आज आप देखोगे तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हज़रगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, ठीक है, साथ में हमारा मॉन्टेग्रो, साथ ही में अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग कंट्री के लोग जो हैं आज जो हम दिखते हैं, वो सारे के सारे पहले बल्कान्स के अंडर ही आते थे। और यहाँ के जो लोग थे ना, इनको बोला जाता था स्लाव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स से पूछा जा सकता है कि वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता था, स्लाव्स। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही था ये। अब होता क्या है, धीरे धीरे इन लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग जागती है, नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है, और इनको लगता है कि हमारा कल्चर अलग है बाकियों से, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। और यही इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना देता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कंट्री अलग होने लगती है, तो दूसरी कंट्री यहाँ पर हमला करना शुरू कर देती है कि जी ये तो अलग हो गई, अब हम बनाएंगे, इस पर कब्जा हम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो होने लगी यहाँ पर। ओके, और मैं आपको बता दूं, इन सारी की सारी कंट्रियों की आपस में भी नहीं बनती थी। जैसे मान लो ये हमारा अल्बानिया है, ये बुल्गारिया, आपस में भी लड़ने लग गए कि जी मैं अपना एरिया बढ़ाऊंगा, मैं अपना एरिया बढ़ाऊंगा। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। ये भी एक रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है कि नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस तो मिलने लगी थी, पर उसके बाद क्या थी, बहुत सारी लड़ाई वगैरह होने लगी, सीरीज ऑफ वॉर होने लगी लैंड को लेकर, और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ, ठीक है। कब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 में। अब आई होप ये बात आपको याद हो। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो इसी के बाद एक एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था, लिखा ना 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड, और इसी के बाद एक एंटी इंपीरियल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, देखो एक तो इंपीरियल मूवमेंट होता है, जब हम किंग के अंडर होते हैं ना, तो इसको कहते हैं इंपीरियल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, इंपीरियल मूवमेंट। अब धीरे धीरे ना लोगों को समझ आने लगा यार हमें आज़ादी चाहिए,
हमें किससे, बल्कान्स रीजन से आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो उनको मिल गई, बट अब क्या था, जिन कंट्रियों ने बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी जो सुपर पावर थी जैसे ब्रिटेन वगैरह, उन्होंने यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी ना, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि हमको भी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, ऑल दो हम यूरोप का पार्ट नहीं है, बट यूरोप की जो भी कंट्रियाँ थी उनको भी जो ब्रिटेन वगैरह ने पार्ट बनाया था ना, तो वहाँ पर भी एक एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया और उन्होंने बोला कि हमको किसी दूसरे का डोमिनेंस नहीं चाहिए, हम एक सॉवरन कंट्री बनना चाहते हैं, एक रिपब्लिक बनना चाहते हैं। और हुआ भी यही, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या था, एक एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया और बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई और वो नेशन स्टेट बनी, फिर वहाँ पर उन्हीं की लैंग्वेज चलने लगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। डीप में पढ़ाया मैंने, जान पूछ के पढ़ाया, हर एक फोटो, हर एक पिक्चर, हर एक लाइन को अच्छे से सिर्फ इसलिए समझाया ताकि फुल मार्क्स की गारंटी हो सके। ठीक है, बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आगे भी आपके हाथ में है। ठीक है, मैं बस ये चाह रहा हूँ यार कि अगर मैं, देखो अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक टाइम पे मैं भी किसी टाइम 100 सब्सक्राइबर पे था, 1000 सब्सक्राइबर पे था। तो आपको कोई भी वीडियो मिले जो आपको सपोर्ट करता हो ना, उसको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत टफ होता है एक ऐसा चैनल बनाना, स्टडी चैनल बनाना। ठीक है, तो सपोर्ट ज़रूर करना। बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, मेन पॉइंट स्टडी जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और साथ ही जो हमारे अलग अलग एक व्लॉगिंग का चैनल भी है, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मेरा फेस नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और साथ में मेन पॉइंट टेक पे भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। मेन मोटिव है कि उससे आप कुछ सीखो, अर्निंग करना सीखो, वेबसाइट बनाना सीखो फ्री में, एनिमेशन वीडियो बनाना सीखो फ्री में, यूट्यूब पर डाल के उससे अर्न करना सीखो। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी अर्निंग में अपने नोट से कैसे अर्न कर सकता हूँ, वेबसाइट से अर्न कैसे कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई है। ठीक है, तो वो वीडियोस जाकर आप देख सकते हो। और ये वाली जो डेट छुड़वाई थी ना, देखो अब आपको समझ आएगा ना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 1848 में जो रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी, तो इसलिए मैंने ये डेट्स छुड़वाई थी, क्योंकि आगे आ गई वो डेट्स। ठीक है, और हमारे इंस्टाग्राम को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मर्ज़ी है आपकी, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी तो है नहीं। ठीक है, और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट वगैरह वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।